नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मध्यकालीन शिक्षा को मुख्यतः इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। कारण ये है कि इस काल में मुस्लिमों की शिक्षा पर ही विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुस्लिम शासकों ने आम लोगों की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ कालों में जन शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, परंतु यह लेशमात्र ही थी। अब हम लोग इस काल की शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे मध्यकालीन शिक्षा में। तो मध्यकालीन शिक्षा के सर्वप्रथम उद्देश्य थे इस्लाम धर्म का प्रसार करना। इस्लाम धर्म की जो भी मान्यताएं थीं उसको भारतीयों के बीच में प्रोत्साहित करना, अपने धर्म का प्रचार करना इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था। इसके साथ ही इस्लामिक संस्कृति का प्रसार करना मुस्लिमकालीन शिक्षा का यह दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों, परंपराओं, सिद्धांतों, कानूनों और भारतीयों तक फैलाना। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन के दौरान अनेक हिंदुओं ने विभिन्न कारणों से वशीभूत होकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। इन नवदीक्षित मुसलमानों की शिक्षा के द्वारा मुस्लिम संस्कृति से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक था। मुस्लिम राज्य कार्यों के लिए भी मुस्लिम संस्कृति को आधार बनाया था, अतः इसका प्रचार एवं प्रसार करना इसका उद्देश्य था। मुस्लिमों में ज्ञान का प्रसार करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। प्रत्येक मुसलमान के लिए यथासंभव ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति धर्म, अधर्म, कर्तव्य का निर्णय कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए। मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन भी माना था। यद्यपि शिक्षा का एक राजनीतिक उद्देश्य था, फिर भी लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के द्वारा अपने शासन को दृढ़ बनाने के लिए इसका उपयोग किया। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मुस्लिम सांसारिक वैभव तथा ऐश्वर्य को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए शिक्षा को केवल आध्यात्मिक विकास का साधन न मानकर भावी जीवन की तैयारी भी माना जाता है। संभवतः इसी कारण से मुस्लिम काल की शिक्षा का उद्देश्य बालकों को इस प्रकार तैयार करना था कि भावी जीवन को सफल बना सके और सांसारिक उन्नति कर सके। अब हम लोग बिस्मिल्लाह रस्म की बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रस्म बालकों की शिक्षा के प्रारंभ में दिया जाने वाला एक संस्कार था, जो कि तवज्जा और उपनयन संस्कार की तरह ही था। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था और मकतब में प्रवेश कराया जाता था। मौलवी साहब कुरान शरीफ के 55वें और 27वें आयत का पाठ पढ़ते थे। बालक को जिसको दोहराना रहता था, यदि बालक उसे दोहराने में असमर्थ होता था तो उसे केवल बिस्मिल्लाह कर देना ही पर्याप्त होता था। बिस्मिल्लाह कहते ही उसका मकतब में प्रवेश हो जाता था। इस प्रकार यह बिस्मिल्लाह रस्म के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के शिक्षा संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। शिक्षा के 2 मुख्य अभिकरण उस समय देखे जा सकते हैं, मकतब और मदरसा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने देखा, अर्थात वह स्थान जहाँ पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। और मदरसा एक अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है भाषण देना, अर्थात जहाँ व्याख्यान दिया जाता हो। इसके साथ ही साथ मध्यकालीन शिक्षा की अन्य संस्थाएं भी हम देख पाते हैं। उस समय की संस्थाएं में खानका ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। इसमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद दरगाहें, ये भी प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे। इसमें भी केवल मुसलमान ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुरान स्कूल, इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। ये स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था, फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। उनको लिखने की और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार ये स्कूल धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ केवल कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी। फारसी स्कूल। मुस्लिम शासनकाल में फारसी स्कूल शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। फारसी भाषा को राजधर्म भाषा का दर्जा प्राप्त था, अतः पद प्राप्त करने के इच्छुक हिंदुओं और मुसलमानों के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था, ताकि उन्हें शासन कार्य हेतु तैयार किया जा सके। इन स्कूलों में छात्रों को सादी और हाफिज के काव्यों की शिक्षा दी जाती थी। इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा था। फारसी व कुरान के स्कूल, ये स्कूल भी धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे तथा फारसी व कुरान स्कूलों का मिश्रित रूप थे।
इनमें फ़ारसी भाषा और कुरान शरीफ दोनों की शिक्षा दी जाती थी। अब हम लोग मध्यकालीन शिक्षा के शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं। मध्यकाल में शिक्षा मुख्यतः रटंत थी। कुरान की आयतों को याद करना पड़ता था और उनके स्मरण पर बल दिया जाता था। उनका बार बार दोहराव होता था। शिक्षा प्रायः मौखिक, व्याख्यान विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, वाद विवाद आदि प्रमुख शिक्षण विधियों में गिना जाता है। स्वाध्याय को प्रोत्साहित किया जाता था और छात्र को घर से पढ़ के आने और उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाता था। मध्यकालीन शिक्षा में भी बौद्ध काल और वैदिक काल की तरह मॉनिटर सिस्टम लागू था। अग्रशिष्य प्रणाली, जिसमें मौलवी के न होने पर जो कक्षा के तेज छात्र होते थे वो अपने कक्षा को ध्यान रखते थे। इसके साथ ही बादशाहों के दरबारों में शास्त्रार्थ का भी प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ में मुस्लिम काल में शिक्षा अरबी और फारसी में दी जाती थी, परंतु बाद के कालों में उर्दू के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। कला और शिल्प की शिक्षा के लिए अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल के अगर शिक्षक छात्र संबंध की बात करते हैं तो शुरुआती मध्यकाल में अध्यापक और छात्रों के बीच एक प्रगाढ़ संबंध होते थे। मदरसों में छात्रावास की व्यवस्था होने के कारण अध्यापकों और छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क रहते थे। शिक्षकों की विद्वत्ता अत्यंत उच्च कोटि की होती थी। गुरु छात्रों के आदेशों का पालन करके अनुशासित, विनम्र और सहनशील जीवन बिताते थे। परंतु बाद में शिक्षक और छात्रों के संबंध वैदिक और बौद्ध काल की तरह प्रगाढ़ नहीं रह गए थे और कई बार हम एग्जाम्पल देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने गुरु का अपमान भरे दरबार में किया था। अनुशासन एवं दंड व्यवस्था की बात करें तो छात्र अत्यंत अनुशासित रहते थे। नैतिक और व्यवहारिक शिष्टाचार, विनयशीलता, आत्मानुशासन आदि छात्रों के लिए अनिवार्य था। दैनिक पाठ याद करना, इन्हें न करने पर, झूठ बोलने पर, अनैतिक आचरण करने पर तथा अशिष्ट आचरण करने पर छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। बेंत मारना, कोड़े मारना, मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगाना, खड़ा कराने जैसे दंड दिए जाते थे। अब हम लोग मदरसा, उसके संस्थापक और कहाँ स्थापित हुआ इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्बासियों की। इन्होंने फारस और मध्य एशिया में मदरसों की स्थापना की। उनके ज़माने में फारस और मध्य एशिया मुस्लिम शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरे, परंतु बाद में महमूद गजनवी ने जब गजनी को अपनी राजधानी बनाई तो गजनी उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरता है। परंतु उस गजनी वंश के अंतिम शासकों ने अपनी गजनी से पकड़ हटा करके लाहौर अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। तो खुसरो मलिक ने लाहौर एक उच्च शिक्षा का केंद्र बन चुका था। मोहम्मद गोरी के भारत विजय के समय उसमें दिल्ली और अजमेर में मदरसों की स्थापना की गई। इसके बाद के वर्षों में जब मुस्लिम काल यहाँ पे स्थापित हो जाता है, मुस्लिम शासन, तब इल्तुतमिश ने मदरस-ए-मुज्जई दिल्ली और बदायूं में मदरस-ए-मुज्जई के नाम से मदरसों की स्थापना करते हैं। इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद के वजीर बलबन ने दिल्ली में मदरसे नसीरिया की स्थापना करते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में दिल्ली, सीरी और फिरोज़ाबाद में मदरसे फिरोज़ शाही की स्थापना की जाती है। सिकंदर लोदी के समय आगरा में उच्च शिक्षा का यह केंद्र बनता है और मदरसों की स्थापना की जाती है। महमूद शाह बहमनी के समय में जौनपुर सिराजे हिंद के रूप में उभरता है और बीबी राजा बेगम का मदरसा एक अत्यंत उच्च कोटि का मदरसा माना जाता है। महमूद गवाह बहमनी के समय में बीदर में मदरसे की स्थापना की जाती है। बाबर के समय में दिल्ली उच्च शिक्षा का एक केंद्र बना। शेर शाह सूरी के समय में जौनपुर को ज़्यादा पल्लवित पुष्पित किया गया। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी शिक्षा का केंद्र बना। अबुल फजल ने फतेहपुर सीकरी में मदरसे अबुल फजल के नाम से मदरसा की स्थापना किया था। महामनगा जो अकबर की माता थी, उन्होंने दिल्ली में खैरुल मनाजिल के नाम से मदरसे की स्थापना की। जहांगीर के समय में आगरा उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना। उसने जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद पर शाहजहां ने मदरसे की स्थापना कराई। जहां आरा बेगम जो शाहजहां की पुत्री थी, उसने आगरा की जामा मस्जिद से सटे एक मदरसे की स्थापना की। औरंगज़ेब ने दिल्ली में मदरसे रहीमिया की स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में मदरसों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई। अब हम लोग पाठ्यक्रम की बात करते हैं। मध्यकाल में मुल्ला निज़ामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दरसे निज़ामी निश्चित किया। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषयों से तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें निर्धारित की गई थी, जिसमें पहला है सर्फ, जिसमें विभक्तिगण और पदों के रूप में पढ़ाया जाता था। इसके लिए
मिज़ान, मुनशायब, सरफ़ मीर, पंजगंज, जुब्दा, सूले अकबरी तथा शाफिया किताबें पढ़ाई जाती थीं। दूसरा नव्य, जिसे व्याकरण और वाक्य रचना पढ़ाए जाते थे। इसमें नव्य मीर, सरह ए माता, आमिल, हिदायतुन नव्य, काफ़िया एवं सरह जामी किताबें प्रचलित थीं नव्य व्याकरण के लिए। मंतिक, जिसे हम तर्कशास्त्र के रूप में जानते हैं, इसके लिए प्रचलित किताबों में सुगरा, कुबरा, ईसागोज़ी तहज़ीब, सरह ए तहज़ीब, कुतुबे मामीर तथा सल्लाम उल उलूम किताबें प्रसिद्ध थीं। हिकमत दर्शन के लिए मैबाजी, सदरा तथा शम्स ए बागीजा किताबें पढ़ाई जाती थीं। रियाजी अर्थात गणित के लिए खुलासत उल हिसाब, तहरीर ए उकले 10, मकाल ए उला, तशरीह उल अल्फलाक, रिसाल ए कशौजिया तथा सरह चगमानी बाब अव्वल किताबें रियाजी के लिए थीं। बलागत अर्थात साहित्य शास्त्र के लिए मुख्तसर मानी, मुतव्वल से मानी, कुलतू तका किताबें प्रसिद्ध थीं। फ़िक़ अर्थात न्याय शास्त्र के लिए सरह वाक़या, अव्वलीन, हिदाया, आखिरीन किताबें पढ़ाई जाती थीं। 8वें विषय की तरफ चलते हैं, उसूल फ़िक्र, न्याय शास्त्र के सिद्धांत। इसके लिए नुरुल अनवर, तौदीह तहवीक तथा मुसल्लिम सबूत, मबादी कलमा पढ़ाया जाता था। कलाम तर्क विद्या के लिए सरह अकायद ए नसफ़ी, सरह अकायद ए जालाली, मीर जाहिद, सरह मवाक़िफ़ किताबें पढ़ाई जाती थी। तफसीर कुरान टीका के लिए जलालैन और बैज़ावी किताबें पढ़ाई जाती थीं। हदीस या परंपराएं, इसके लिए मिस्कात अल मसाबीह किताब पढ़ाई जाती थी। कुछ शताब्दियों पश्चात इसमें 4 विषय और जोड़ दिए गए, जिनसे इनकी संख्या 11 से बढ़कर 15 हो गई थी, जिसमें अदब साहित्य, नफसत अल यमन, सबा मुल्का, दीवान ए मुनतबी, मकामत हरीरी और हमसा पुस्तक पढ़ाई जाती थी। फ़रायज अर्थात कर्तव्य के लिए इस पर शरीफिया एक मान्य पुस्तक थी। मनाजरा वाद विवाद के लिए इस विषय की कोई पुस्तक निश्चित नहीं की गई थी। उसूल हदीस में हदीस के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। अब हम लोग मध्यकाल के परीक्षा प्रणाली एवं उपाधियों की बात करते हैं। शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस परंपराओं और तफसीर टीकाओं पर, लखनऊ के फिरंगी महल में फ़िक़ न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। मध्यकाल में शिक्षा तक प्रणाली या परीक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं हो पाई थी, परंतु छात्रों को उपाधियाँ देने का प्रावधान किया गया था। विद्यार्थियों को शिक्षक के मतानुसार कक्षोन्नति प्रदान की जाती थी। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम, तर्कशास्त्र तथा दर्शन के विशेषज्ञ को फाजिल, साहित्य के विशेषज्ञ को कामिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। इस प्रकार हम लोगों ने मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताओं और संस्थाओं के बारे में बात किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।